मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम में कहेंगे खुश आमदीद और आगाज करेंगे एक सवाल से। कोर्स सबीन से भी और आपसे भी। आपने बात है, वो तो पता नहीं आपको जवाब देना था, यहाँ से आप जवाब पूरा ले लेते और सवाल तो यहीं पर कभी कभी यहाँ से भी जवाब ही आ जाता है। पूछिए। अच्छा, तो आपसे भी है, आपने व्हाट्सएप करना है। क्वेश्चन इज कि आप लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उसमें रहना पसंद करते हैं, तरजीह देते हैं कि अलग? मैं तो जस्ट क्यों, क्या मसला है आपको ज्वाइंट फैमिली से? अरे मुझे बहुत मसला है। क्या? मुझे मसला नहीं है, मसला तो बहुत दूर की बात होती है, मसाइल है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कभी एक अच्छा फैमिली सिस्टम मैं उसको कंसिडर नहीं करती। देयर इज नो प्राइवेसी, सबसे बड़ी बात। सेकेंडली ये कि आप अपने लिहाज से अपने बच्चों की ग्रूमिंग नहीं कर सकते। थर्ड ये कि टू मच इंटरफेरेंस, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती। और उसके बाद ये होता है कि आप अपने बच्चों को एक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप वो माहौल नहीं दे पा रहे होते जो कि आपको देना चाहिए। और बच्चे जब बड़े हो रहे होते वो तब ये बातें आपको बता भी नहीं सक रहे होते, बट उनकी पर्सनालिटी पे इसका इम्पैक्ट होता है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव, बट ऑब्वियसली लॉजिकल है, उस पर तो आपको सेपरेट होना चाहिए। अपनी स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। एग्जैक्टली। बट अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि हाँ, शादी के फॉर्मल एटलीस्ट कुछ साल तक आपको ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए। ये मेरी राय है। अब लोगों की राय आपसे शेयर करते हैं। रहे थे आप? हाँ, रहा था ना। कितना अरसा, शादी के कितने अरसे तक आप जॉइंट फैमिली में रहे थे? पूरे 4 महीने। पूरे 4 महीने आप जॉइंट फैमिली में रहे थे। वो शहर बदल तो वो जो थोड़ा अरसा जो आप बता रहे हैं वो थोड़ा अरसा 4 महीने, मतलब कुछ माह अगर आप। तो मैंने उसे मिस किया ना, बिकॉज मेरी बाकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, सिर्फ मैं बाहर चला गया। हाँ, भाई भी के बाद में चले गए। अच्छा, क्योंकि ज़रा जॉब्स जहाँ हो जाए ना, कोई बाहर चला गया, कोई किसी और शहर चला गया, ना जाता, फिर आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी मजबूरी नहीं है रहना। सपोर्ट दिस। अच्छा, लेकिन लोग ये इसलिए सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके जॉब वाला जो, क्योंकि मैं रहा भी हूँ कुछ टाइम पर, मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम देखा है। खातिन हज़रात, बहुत ज्यादा टाइम था वो। इतना टाइम कोई कैसे रह सकता है? पूरे 4 महीने। बाकी भी तो रह रहे हैं, वो कई सालों से रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप कह रहे हैं? नहीं, आप उनसे पूछेंगे अलग से। अच्छा, उनसे पूछने की राय है, लेकिन लोग क्या कहते हैं? चलिए, आप अपनी बात छोड़ें, मेरी बात छोड़ें, ये तो हमारा एक इंडिविजुअल किस्म का एक पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, 62% पाकिस्तानी, गैलप सर्वे से मुतालिक हम आप बात करें, 62% पाकिस्तानी कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली इज अ गुड सिस्टम। इस सर्वे में मुश्तरका खानदानी निज़ाम यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को अहम करार दिया गया है। अच्छा, ये सर्वे था समाजी रवैयों पर, जिसमें 62% पाकिस्तानियों ने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की हिमायत की है, जबकि 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी है। अच्छा, इसमें चले अब हम बात कर लेते हैं कि मर्दों की राय क्या थी, ख़वातीन की राय क्या थी। तो मर्दों में ज्वाइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की है। 69% ने। और ख़वातीन में ये शरत थोड़ी सी कम है, बट स्टिल 54% ये है। अब बात करते हैं अलहदा रहने वालों की। ठीक है। तो अलहदा रहने वालों की बात करें तो 45% ख़वातीन, जिनमें सबीन भी हैं, वो कहते हैं कि अलग रहेंगे। और मर्दों में 29%, जस्ट 29% जिन्होंने हिमायत की है कि अलग रहना चाहिए। अच्छा, इसमें देहात में एक और रवैया है और शहरी इलाकों में एक और रवैया है। देहात के मुकाबले में शहरों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को 4%, जबकि 4% ज्यादा अफराद की हिमायत मिली है। और 70% पाकिस्तानियों ने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया कि क्यों रहना चाहिए, रीजन भी दिया, जबकि 30% ने कहा जी कि अलहदा रहा जाए तो बेहतर है। ठीक है, लोगों की राय रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो जिस नहीं, मेरी राय की रिस्पेक्ट क्यों नहीं की? मुझे इतना क्यों सुनाया? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। नॉट एट ऑल। अच्छा, इसमें मैं इतने, अच्छा देखें, एक में मैं एक सिनेरियो रखती हूँ छोटा सा, उसके बाद हम वेदर की तरफ जाते हैं। जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो रह रहा है, वो बीच पर रहकर कैसे लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम को? नहीं, सिस्टम के अंदर रहते हुए वो कैसे, नहीं लोग कह रहे होते ना, मतलब आउट ऑफ कर्टेसी के नहीं कहा जा रहा होता। कर्टेसी कोई नहीं होती आजकल। रिस्पेक्ट सीधा वो मुंह पे कहता है कि मामला खराब है, क्योंकि घर वापस जाना होता है। ठीक है, एक ये मामला होता है। दूसरा, अगर आप अलग रह रहे होते हैं तो जाहिर है तो आप अलग रहे, लेकिन जाहिर सी बात है आप पेरेंटली तो यू कैन सपोर्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम, क्योंकि आप उसमें रह तो नहीं रहे ना, फिर अम्मी नाराज हो जाएंगी, मैंने पूरी बात की, मैंने पूरी बात इसमें इस तरह की है। शादी के बाद कुछ अरसा वो कुछ सालों पे मुहित भी हो सकता है। नहीं, कुछ सालों पे भी हो सकता है वो आप रहे। हाँ, जब आपको लगे कि अच्छा आप उस फैमिली में रहना इसलिए मुश्किल है कि ज़ाहिर है आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्पेस उस तरह से नहीं है, तो फिर आप जरूर सेपरेट हो, और सेपरेट होना भी चाहिए। जिम्मेदारियां आप पे आती हैं, जिम्मेदारियां उठाना आप सीखते हैं। ऑल्सो अगेन देखिए, हर एक हमारा एक मजाक और वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे होती है, बट एट द सेम टाइम जो जहाँ पर खुश है उसको वो फ्रीडम होना चाहिए कि वो उस लिहाज से अपनी ज़िंदगी को गुजार सके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। मौसम बताते हैं आज का कैसा रहेगा।
तो पाकिस्तान के मौसम की अगर बात की जाए तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल मानसून का स्पेल जो है वो एक तरह से सीज़न एक तरह से कहा जा सकता है, वो हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा तवील हो चुका है अभी। तो इस्लामाबाद के मौसम की सबसे पहले बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज कम से कम 24, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में कम से कम 26, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 27, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा पेशावर की बात करेंगे, पेशावर में कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में कम से कम जो है 16, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है आज का मौसम। इस्लामाबाद में थोड़े थोड़े से बादल हैं अभी, और बाकी शहरों में फिलहाल बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो सूरज चमक रहा है, बट जिस तरह मैंने पहले बताया कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, तो जाहिर सी बात है कुछ कहा नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली। अच्छा, मौसम से मुतालिक सभी चूंकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, बल्कि अब तो कहना चाहिए कई सालों से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि जो वाकई बहुत परेशान कर देती हैं। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जब बात करते हैं उसकी इम्पैक्ट की, और ऐसे में जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की, जिसमें हम देखते हैं कि स्पेशली इन मानसून सीजन हमें नज़र आ रहा होता है, वो चाहे फिर नॉर्दर्न एरियाज हो, वो चाहे फिर सदर्न हिस्सा हो पाकिस्तान का, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। यस, बलूचिस्तान में देखा भी हमने कुछ अर्सा पहले, इवन कुछ साल पहले वहाँ का सैलाब हमने देखा, और अभी हम मानसून की बात करें तब भी हमें देख रहे हैं, स्पेशली किला अब्दुल्ला, आपको याद होगा चंद रोज़ पहले जो सैलाबी रेला जिस तरह से उसने इलाके को मुतासर किया था। और ऐसे में ये आपको एक मंजर हम दिखा रहे हैं, एक्सकवेटर ऑपरेटर और कैसे इन्होंने जान बचाई पूरे ख़ानदान की, चूँकि गाड़ी फंस गई थी इस सैलाबी रैले में, और इन्होंने उसको बचाया, अपनी जान जोखों में डालकर इसको बचाया। कि आसपास आप देखें लोगों का रश है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन हिम्मत की है तो मुहिबुल्लाह ने हिम्मत की है। तो आज मुहिबुल्लाह की ये कहानी हम आपसे शेयर करेंगे डिटेल के साथ। मुहिबुल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे, चूँकि कल उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म साहब से भी, तो आज मुहिबुल्लाह हमारे मेहमान होंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। अच्छा जी, आगे जब बात की जाए आगे बढ़ने की, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो आगे बढ़ते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रैंकिंग में हमारा ओवरऑल जो रैंकिंग है वो भी बुरी तरह से मुतासर है। एट द सेम टाइम हमारे किंग बाबर आजम, उनकी रैंकिंग कितनी बुरी तरह से मुतासर हो गई है। बिल्कुल, करियर की जो बदतरीन रैंकिंग हम ये कह सकते हैं, बदतरीन दौर से वो गुजर रहे हैं। यानी अगर पिछली 16 टेस्ट इनिंग्स की हम बात करें तो बाबर आजम 50 से भी महरूम रहे हैं। वो जो बात हो रही है ना कि बहुत कंसिस्टेंट हो गए बुरी परफॉर्मेंस में, दैट्स ट्रू, नज़र आ रहा है। इसकी वजह ये भी है कि रावलपिंडी टेस्ट के अख्ताम पर हमने देखा कि ICC जो टेस्ट रैंकिंग है उसके टॉप 10 से वो बाहर हो चुके हैं, यानी ये उसका एक इम्पैक्ट आया है। और 4 साल 8 माह के अरसे तक टॉप 10 बैटर्स में शामिल रहे, और आज हम देख रहे हैं रैंकिंग उनकी ड्रॉप हो रही है। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान की अगर सिर्फ बात की जाए वहाँ पर नहीं, बल्कि दुनिया के जो बेहतरीन बैटर्स हैं उनमें इनका शुमार होने लग गया था, और कारकर्दगी में भी उनके तसलसल हम देख रहे थे। ऐसा नहीं होता था, मतलब बाबर आ जाते थे तो पता लग रहा होता था कि जी बाबर रिजवान या बाबर बहुत अच्छा खुद परफॉर्म करेंगे, बट लास्ट 16 इनिंग्स तक वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। और अब जब वो आते हैं तो सबको ये पता होता है कि बस शायद कुछ देर के लिए आए और उसके बाद वो आउट हो जाएंगे। अच्छा, इसी 16 इनिंग्स की अगर हम बात करें सबीन, तो 20.68 की औसत से सिर्फ 331 रन उन्होंने बनाए हैं। यानी उनका बल्ला कभी रन उगलता था, लेकिन आज बल्ला जो है वो खामोश है। अच्छा, अब बात करने का मकसद भी सिर्फ ये है कि एक एक्सपेक्टेशंस और जिस तरह से उनको जहाँ पर पाकिस्तान ने, हमारी अवाम ने जहाँ पर बिठाया, ऑब्वियसली अगर वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी नीचे आ रही नजर, ये तो खैर बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, बट थोड़ी सी भी अगर नीचे आती है तो लोगों का एक रिएक्शन आता है कि हमने इन्वेस्ट किया, एक तरह से इमोशनली भी हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, PCB ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और अगर तवज्जो नहीं दी जा रही है अपनी रैंकिंग पे, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से क्वेश्चन तो उठ रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम रियली होपफुल, हाईलाइट करने का मकसद से भी ये होता है कि ताकि बेहतरी आ सके। सो रियली होपफुल कि किंग बाबर आजम दोबारा किंग बाबर आजम बन के एज अ प्लेयर भी, एज अ प्लेयर, एज अ टीम भी, हमें एज अ टीम बात करनी चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर सिर्फ अपनी रैंकिंग पर काम नहीं कर रहा होता, ना उसे सिर्फ अपने तौर पर खेलना चाहिए। इट्स ऑलवेज टीम वर्क, और जब पाकिस्तान की बात हो रही है, इस टीम की बात हो रही है, अगर आप एक प्लेयर अच्छा नहीं खेलेगा उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ एक प्लेयर अच्छा खेलेगा तो अपने लिए शायद वो बेहतर कर लेगा, लेकिन वो टीम के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो इट्स ऑलवेज टीम वर्क। बढ़ेंगे आगे। किस्मत भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कुछ लोगों की किस्मत जब एक तरह से चमक जाए तो बस वो चमक जाती है, उसको फिर आप नहीं रोक सकते। नजर लग जाती है, नजर अल्लाह ना करे नजर लगे। इस वक्त मैं बात करूं बांग्लादेश की एक शहरी की, जिसकी किस्मत जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म से रातों रात किस्मत बदलना जिसे कहते हैं ना, वो हो गया। 1 अरब रुपए की लॉटरी उनकी निकल आई है, और एक तरह से देखा जाए तो 18 साल से वो UAE में मुकीम थे, और एयरपोर्ट जो है वहां से उन्हें टिकट खरीदा था, और बाकी भी जाहिर है एक तरह से लोगों ने नाम अपना शामिल करवाया था। तो 10 अफराद जो थे उनके
के 7-7 करोड़ के इनाम निकले हैं और 1 अरब का इनाम जो है वो इनका निकला है। वाह भाई वाह, क्या बात है। और ये रातों रात जो है वो किस्मत बदल गई। क्या बात है जी, ऐसी किस्मत सबकी हो। क्या बात है, ऐसा हो जाए तो क्या बात है। चले आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। और खबर है हमारे पास ताइवान से, जहां शहरी अब कर ये रहे हैं कि कचरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कचरा पहन रहे हैं। भला कैसे? वो कचरे से सनग्लासेस को तैयार करवा रहे हैं। तो कचरा ही हुआ ना, ये देखें वो अपना प्लास्टिक लेकर जाते हैं, प्लास्टिक वेस्ट लेकर जाते हैं और एक ऐसी शॉप पे वो जाते हैं जहाँ उसी प्लास्टिक वेस्ट को वो मोल्ड करते हैं और उससे बनाते हैं सनग्लासेस। तो यानी प्लास्टिक को रीयूज किया जा रहा है। तो ये ज़बरदस्त बात है जी। वो चाहे ढक्कन हो, बॉटल्स हो, डब्बे हो, यानी जो भी प्लास्टिक वो लेकर आते हैं और उसके बाद 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो 2 घंटे के अंदर जो है वो सन ग्लासेस में उन बॉटल्स को, जितना भी प्लास्टिक होता है उसको सन ग्लासेस में तब्दील कर दिया जाता है। रिसाइकलिंग के लिहाज से देखिए कितना ज़बरदस्त है कि लोग खुद ब खुद उसको उठा भी रहे हैं उस कचरे को। एक तो गंदगी नहीं हो रही, दूसरा एनवायरनमेंट पे आपके कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा उस कोई बुरा, और उसके बाद जाहिर है आपकी अपनी मर्जी का कलर भी आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बॉटल्स भी हर कलर की होती हैं और ज़्यादा कलर किया भी जा सकता है। एब्सोल्युटली, ये बड़ी अच्छी बात है, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। मुहिबुल्लाह होंगे हमारे मेहमान, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुशामदी, जहाँ हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि जब ऐसे मेहमान हमारे पास आते हैं, पाकिस्तान के ऐसे हीरोज़ हमारे पास आते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने में बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे होते। ब्रेक से पहले भी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में जिस तरह मानसून का स्पेल है तो सैलाबी सूरत हाल वहाँ पर किसी भी टाइम हो जाती है। तो बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में वहाँ पर हालिया सैलाबी रैली के दौरान एक गाड़ी जो है वो हम सब ने एक वीडियो देखी, सोशल मीडिया पे थी, जहाँ पर हमने देखा कि एक गाड़ी जो है वहाँ पर फंस जाती है। पूरी फैमिली उसके अंदर मौजूद है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और जाहिर है वो गाड़ी मूव नहीं कर पा रही क्योंकि सैलाब जो है वो एक तरह से बिल्कुल बिखरा हुआ है पानी। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो कोई भी इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जान बचाने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली सिचुएशन कुछ इस तरह की है, अपनी जान खतरे में डल सकती थी। कि ऐसे में एक नौजवान वो सामने आते हैं, वो अपने घर जाते हैं, एक्सकवेटर लेकर आते हैं और उस गाड़ी को अपनी जान की परवाह किए बगैर उस फैमिली की जिंदगी बचा। अच्छा, वो देखते हुए ऑनेस्टली बहुत डर लग रहा था कि एक तो ऐसा मंजर पहले देखा नहीं कि इस तरह एक्सकवेटर जाए और इस तरह किसी गाड़ी को वहाँ से सैलाबी रेले से बचा कर लेकर आए। तो मुहिबुल्लाह ने काम करके दिखाया, पूरे पाकिस्तान को उन पर फ़ख्र है कैसे उन्होंने इस पूरे ख़ानदान की जान बचाई है। और कल उनकी मुलाकात भी हुई थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने एक इनाम का ऐलान भी कर रखा था और उन्होंने मदू किया, उनके जज्बे को बहुत ज़्यादा सराहा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुहिबुल्लाह और उनके भाई हैं सैफुल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों कैसे हैं? वालेकुम सलाम मिस्टर शोएब भाई, मिस सबीन भाई, बीबी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए। बड़ी खुशी हुई, जाहिर है आप लोग कल वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी आप लोगों की मुलाकात थी। अच्छा, मुहिब भी बताएंगे, जाहिर है सैफ आप उसको थोड़ा ट्रांसलेट भी करके हमें साथ साथ बता दीजिएगा ताकि लोगों को समझ आ सके मंजर क्या था उस वक्त, एक्चुअली आप लोगों ने क्या चीज़ें देखी थी, क्योंकि चीज़ें हमारे सामने भी आई और वो वीडियो भी हमारे सामने है, बट उस टाइम का एक्चुअल मंजर क्या था? मंजर ये था, जो ये सैर के लिए वहाँ जो है ना गया था ना, बहुत से लोग भी आए थे, आसपास के लोग। तो तकरीबन 3-4 मिनट के बाद जो है ना एक गाड़ी आई जो ये सरेबी रेले के बीच में जो है ना फंस गई। तो वो बेबसी से लोगों की तरफ देख रहा था ड्राइवर। फिर जो मुहिबुल्लाह का कहना है कि गाड़ी में हमने जब बच्चे देखी तो हमारा दिल में जोश आया, जज्बा आया। और मैंने पहले कोशिश की, एक ट्रक खड़ी थी आसपास, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इनको बचाना है, इसमें बच्चे हैं। तो ट्रक ने पहले कोशिश की, फिर इनकार किया कि हमारा ट्रक इसमें नहीं उतर सकती है, अच्छा। ये पानी लेके जाएगा। फिर उसने अपने ज़हन में सोचा कि यार आप इन बच्चों की जगह अगर हमारे बच्चे इधर फंसी हुई थे और मैं बेबसी से लोगों की तरफ देख रहा था तो हम पे क्या गुजर रहा होता। ये मैं जरूर चाहूँगा कि मुहिब थोड़ा सा बताएं हमें, ज़रा ट्रांसलेट तो साथ साथ करेंगे। मुहिब, क्या मंजर था और जो बात अभी हो रही है कि जब आपने ये ख्याल आपके जहन में, अच्छा अपने बच्चों को सोच कर आपके अंदर जज्बा है, थोड़ा सा आप शेयर करें कि क्या महसूस किया आपने उस दिन? खो कम टाइम दल्ता रागली वो पचकर बंदे दल्ता मुड़ नास्तलो गर्द इंसानान रागली वो दा टाइम चे रोड रासी दा खलक बेदा जिला साइल राजी नो मुश कम दा टाइम पर 5 बजे कार चढ़ी दल्ता रालो पर दा साइल बंदे दल्ता नासो दा बोता बेदा मोटर चरा रवान मुरसल म पगड़ेर दई पदागा आल्क पगाड़ सुलो
چې ولاړې د اوبو په مابین کې ګاډۍ پساو شوله چې ګاډۍ پساو شوه د موږ ته داسې وکتل په دا موټر کې کشنیان ښکاره شولو نو چې کشنیان ښکاره شو ما هغه انډوال ته ویل مال دا خو بېچارې دي دا چې اوس موږ ته کشنیان دلته کې پسای وي او موږ ته یې دلته کې پسای وي خلک راته ګوري اوبه رازیاتېږي نو چې د مرګ سره مخامخ د دې به څه علاج نو ول دا بس ما خپل د ځانه سره دا سوچ وکړي چې بل ترتیب د دې نه برابرېږي اسکیویټر ولاړ دی بس الله به یو ذریعه ورته جوړه کړي موږ به خپل کوشش وکړو دغه انسانان سره به موږ خپل انساني امردردي وکړو د موټر به بچاو کړو نو موږ خپل کوشش وکړي الله بچاول بس نو موږ کوشش وکړو چې د الله بچاو کړو نو موږ دا خپل همت کړی دی माशाल्लाह थोड़ा सा आप उनको अब एग्जैक्टली हम ज़रा कुछ तो समझ पाए पूरी कहानी थोड़ी सी आपने बताई थी लेकिन हम चाह रहे हैं कि बाकी आप भी बता दें मैं पहले भी जी बताया कि वाक़े का जो है ना इसने पश्तो में फिर जो है ना वो कहानी सुनाई आप लोगों को बस यही था कि वो जोश जज्बे के साथ आप उस बच्चों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उस बच्चों को देखा गाड़ी में बस इसने जो है ना अपनी जोश जज्बे के साथ ये डिसाइड किया कि इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है बचाने के अपने एक्सक्वेटर घर से लेके आएंगे इसको बचाने के लिए ट्राई करेंगे बाकी अल्लाह की मदद हमारे पास होगा तो इसने जो है ना एक्सक्वेटर लेके आया और पानी में उतारा तो पूरी कोशिश के साथ कामयाब हुई इन कीमती जानें भी बचाई अच्छा वो एक वक्त जो वीडियो में हमें नज़र आ रहा है वो ये कि एक मरतबा गाड़ी थोड़ा सा झटका खाती है और गिरती है वापस फिर ये दोबारा गाड़ी को उठाते हैं वो टाइम आप लोग थोड़ा सा उसको इलाबोरेट कर सकते हैं क्योंकि जाहिर है एक मरतबा कोशिश नाकाम होती है और फिर जाहिर है इतनी जानें जो हैं वो सामने अपनी जान जाहिर है वो एक तरह से हथेली पे रख कर आ रहे हैं तो वो बताइएगा मोहिब अगर आप पहले बता दें हाँ دا خو چې کوم ټیم موټر ما مشین ورته ژوندی کړي دا خو مې هغه شی ولراوي خو اوبه ګرځي پر موټر مخ رالې نو موټر اوبه پورته کوي اوبه ګرځي لکه په نالۍ کې شیله کې موټر یې پورته کوي کم ټیم چې ما خپل بیداري کوله چې زه پسې ورکللم په هغه ټیم کې مشین پساو شولو ما ډېر کوشش وکړي په دغه حال کې خو امرجنسي وله مشین پساو شولو خو بیا مې هم کوشش وکړي ځان مې پسې ورسوي خپل دغه م وکړي نو ما ته داسې خلک وایي چې ته په دغه حال کې ته وبېرېدې یا نه وبېرېدې ستا کوم سوچ ولو مال چې کوم ټیم ما دا کشنیان ولیدل بیا زما جذبه چې جوش جذبه راله بیا زه په ځان نه یم پوه سوی کم ټیم چې ما دغه موټر راکښلی دی دا موټر چې راوختی پر سایډ باندې موږ کښېښاوی چې د انسانان جنازه وسو بیا زما سوچ کار شروع کړي دماغ کار شروع کړي چې دا تا څنګه کار کړی دی او چې کوم وخت زه دغه ویډیو وګورم دا اوبو ته وګورم اوس زه وبېرېږم چې ته په دغه اوبو کې ته څنګه ولاړې जी साहब जी मुबला कह रहा है कि उस टाइम वो जो है ना इमरजेंसी के हालात में था मुझसे भी थोड़ा बहुत जल्दी हो गई ना सही और जो है ना मैं जब कोशिश की पहले मैं तो पानी जो है ना सारे जो है ना गाड़ी की तरफ जो है ना बह गई मशीन ने जो है ना उसको रोका फिर गाड़ी की तरफ जो है ना पानी बह गई तो उल्टा यानी डबल हो गई पानी ना तो गाड़ी लेके गया उसी टाइम बस हमारा एक्सक्वेटर भी फंस गया तो हमने बहुत ज़ोर से जो है ना उसको जो है ना कोशिश के साथ मैंने फिर दूसरी दफ़ा जो है ना ऑपरेशन में मैं कामयाब हो गया फिर निकाला यह भी कह रहा है कि उस टाइम मुझे तो पता नहीं लगा कि मैंने ये काम कैसे किया बस अभी जो है ना ये वीडियो वगैरह जो देख रहा हूँ अभी मुझे खौफ हो रहा है डर हो रहा है महसूस हो रहा है कि मैंने कैसे ये काम मैंने कैसे किया कैसे सरअंजाम कैसे मैं कामयाब हो गया इस काम में और मुबला जब आपने बचा लिया उनको वो गाड़ी बाहर निकले तो जब गाड़ी से वो लोग बाहर निकले तो उनके तासुरात क्या थे क्या कहा उन्होंने आपको तो ये ड्राइवर द मोटर सर वखाती ड्राइवर چې د موټر څخه کوم ټیم راشوه سو انسانان پر اجندې سو مال د دې ډرایور سره کار مل لري دا غبراو دی نه دی بیرېدلی دی چې دا غبراو دی بیا دا ډرایور پښتنه وکړه چې د ماشین ډرایور کوم دی هغه خلکو ورته چې دغه دی بیا د ز په غیش کې ټینګ ونیولم چې مې بلا زستا شکریا نه سم ادا کولای زما ژوند را بچاو کی بیا چې ولاړې د خپل فیملی وو د کشنیانو معلومات یې وکړې هغه د بچاولو بیا رالی زه په غیږ کې ډېر ټینګ ونیولم چې بایي زه ستا شکریه نه سم ادا کولی او زه ستا سره څه وکړم په جوب یې لاس چوخي پیسې نو اوس دا ځګی معلوم نه دی 80,000 وي لک وي هر څو چې وي دا یې راوکړول دا ستا انعام دی مال زه انعام نه غواړم دا ما د الله د رضا دپاره دا کار وکړي دا ما د پیسو دپاره نه دی کړی بیا نور الکوان ولاړو هغه ماته انعام راکاوی چې 2,000 روپۍ انعام یې راکړي خو هغه نور خلکو وویل چې دا ستا انعام دی دا ته واخله نو ډېر خلکو د ما سره دغه کاوی
قرباني کوله د دې کور ودا موږ ډېر شکریا ادا کوو नो जी मुबला का ये कहना था कि जब मैंने गाड़ी को जो है ना सेट पे लिया या तो लोग आसपास से जो है ना इकट्ठा हो रहे थे गाड़ी के आसपास जो है ना मैंने आवाज़ लगाई कि गाड़ी से थोड़ा दूर हो जाए ड्राइवर घबरा ये बच्चे भी घबराहट के हालात में इनको थोड़ा हवा की जो है ना ज़रूरत है नज़दीक नहीं आना जब जो है ना ड्राइवर गाड़ी से उन लोगों ने उतारा उनके बच्चे वगैरह फिर ड्राइवर ने आवाज़ लगाया कि एक्सक्यूटर ड्राइवर कहाँ गया है किधर है तो फिर जब वो मेरे पास आया गले से लगाया खुशी से रो रहा था और फिर अपने बच्चों के पास गया अपने बच्चों का जो है ना देखभाल किया कि हमारे बच्चे सही सलामत अल्लाह ने बचाए फिर आके मुबला को जो है ना अपने गोद में उठाया और हाथ पाँव की चूमने की कोशिश की और जेब से नकद रकम भी निकाला इनाम के तौर पर उसी टाइम वो जज्बे में था ना खुशी के हालात में था बस मुबला ने इनकार किया कि नहीं हमने इनाम और पैसों के लिए काम नहीं किया है हमने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी दी बस अल्लाह ने आपको बचाया तो ये हालात है उस टाइम ज़बरदस्त। अब ये जो पूरा मंजर एक तरह देखें अल्लाह सबको ऐसी आफात से बचाए कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर मुहबिल्ला जैसे लोग होते हैं ये पूरी कम्युनिटी इनके भाई जिस तरह उनको सपोर्ट उन्होंने किया जो अपनी जान की परवाह नहीं करते और दूसरों की जान बचाने के लिए जिस तरह वो बता रहे हैं कि उनको नहीं पता कि उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे उस टाइम सिर्फ एक चीज़ थी कि उन्होंने जान बचानी है इन लोगों की और अब वो कहते हैं कि जब मैं वीडियो देखता हूँ तो हाँ खौफ आता है कि मैं क्या कर रहा था कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे तो ये हीरो हैं हमारे और बहुत शुक्रिया आज आपने हमें वक्त दिया है और जाहिर सी बात है अजर जो है वो इंसान क्या ही दे सकता है इंसान अजर जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है और इसका अजर इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया मुबला बहुत शुक्रिया साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं अगले मौजू की तरफ। क्या कभी आपने सोचा कि फ़ज़ाई आलूदगी आपकी उम्र को कम कर सकती है? इन्हें अमूमी तौर पर हम समझते हैं कि फ़ज़ा में जो धुआं पाया जाता है या ख़तरनाक अज्जा होते हैं हमें सांस लेने में दुश्वारी का बाइस बन जाते हैं लेकिन ये मामला यहीं तक महदूद नहीं है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से 3 से 5 साल की औसत उम्र घट सकती है। पाकिस्तान की बात करें और उन शहरों का जिक्र करें जहाँ पर फ़ज़ा बहुत आलूदा है तो फ़ौरन से हमारे माइंड में जो शहर आता है वो लाहौर आता है। हम पंजाब की कुछ मेजर सिटीज़ की बात करते हैं उसके बाद कराची आ रहा होता है ना जो हमारे माइंड में आ रहा होता है बिल्कुल ये 2-3 शहर आ रहे होते हैं कुछ और कहते हैं लेकिन वो जो सभी हम बात करते हैं ना कि सिर्फ सांस की बीमारियां या सांस में मसला बहुत सी और बीमारियां भी हैं जो कि हो रही होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो औसत उम्र है वो घट रही होती है। शहरियों को क्या एहतियात करनी चाहिए आज हम इस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया एनवायरमेंटलिस्ट हैं क्लाइमेट एक्शन सेंटर कराची के डायरेक्टर भी हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं यासिर हुसैन साहब। यासिर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। यासिर साहब सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे जब हम एक पूरा मैप देखते हैं और ज़ाहिर है उसमें हमें नज़र भी आ रहा होता है कि कौन से शहर की एयर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब है और इसमें लाहौर ज़्यादा नज़र आ जाता है समटाइम्स कराची भी आता है। थोड़ा सा आजकल की सूरत हाल से मुतालिक बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान के कौन से शहर ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा आलूदा हैं? जी पाकिस्तान के शहरों में आप यूँ समझिए कि लाहौर और पेशावर ये सबसे ज़्यादा आलूदा हैं उसके बाद इस्लामाबाद है और फिर उससे कम पंजाब के दीगर शहर मुल्तान भावलपुर और फिर उसी में समझें हैदराबाद और फिर कराची सबसे बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। और यासिर साहब ज़ाहिर है जब इन शहरों की बात हम कर रहे हैं तो थोड़ी सी जो रिसर्च है वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। हम बात करते हैं औसत उम्र के घट जाने की तो नॉर्मल तो हमारे माइंड में यही आता है कि अच्छा सांस की बीमारी हो जाएगी या सांस की बीमारी हो जाएगी। क्या वाकई सिर्फ बात सांस की बीमारी तक है या कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को इतना इम्पैक्ट कर रही है पोल्यूशन कि हमारी औसत उम्र घट रही है? जी बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसमें जो है मेडिकल का भी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है और वो ये है कि जो ख़राब हवा है यानी वो हवा जिसके अंदर गाड़ियों का धुआं है और जिसके अंदर पावर प्लांट्स का अखराज है और इसके अलावा इंडस्ट्री का अखराज है। सो जब ये सारी चीज़ें आपकी शहर की फ़िज़ा के अंदर आ जाती हैं तो फिर आप समझें कि जितने शहर के बासी हैं वो सारे एक प्याले के अंदर ट्रैप हो जाते हैं जिसके अंदर ये पॉइजनस गैसेस जो हैं ये मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ बहुत बारीक ज़र्रात भी होते हैं जिनको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं और उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है यानी PM 2.5
टेक्निकल उसमें कहेंगे हम कि एक बाल का अगर आप 30 हिस्से कर दें तो उसका ये साइज़ है, यानी आँखों से नज़र नहीं आता, ये इतना बारीक होता है। तो जब ये हमारी स्किन में लगता है, हमारी आँखों में लगता है, जब हम सांस लेते हैं, यानी हम सड़क पे जैसे जाते हैं तो उसके चंद सेकंड के अंदर अंदर वो हम सांस के से हमारे फेफड़ों से गुजरता हुआ डायरेक्ट ब्लड में आ जाता है, और जब ब्लड में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गन के अंदर वो चला जाता है और वो अपना नुकसान शुरू कर देता है फ़ौरन का फ़ौरन। सबसे पहले ये महसूस होता है जी, सबसे पहले ये महसूस होता है जैसे ही आप सड़क पर जाके वो सूंघना शुरू करते हैं वहाँ की हवा, तो एक आपको बोझल महसूस होता है थोड़ा, उसका मेडिकली वो एक्चुअली डिप्रेशन होता है जो कि 2-3 दिन तक रहता है। लेकिन अब आप क्योंकि वो आपके ब्लड आर्टरीज़ वगैरह के ज़रिए, आपकी शरियानों के ज़रिए हर आपके ऑर्गन में पहुंच गया, तो इसकी तो इतनी तवील फहरिस्त है कि एयर क्वालिटी जो है ना वो इतनी सारी बीमारियां क्रिएट करती है जिनका कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी बीमारियां जो कि हस्पतालों में डॉक्टर्स को मिलती हैं, उनका दारोमदार जो है वो है कि एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर जो पोल्यूशन है, इसके अलावा पानी वाला पोल्यूशन भी है, लेकिन इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको कि स्टडी नहीं किया गया। तो इसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि ये मेडिकल बिल बीमारियां ये इसकी वजह से बढ़ रही हैं। सो इससे डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक नुकसान भी हो रहा है। जी ज़ाहिर है लोग काम नहीं कर पाते उस तरीके से, तो वो मुल्क की मईशत में किस तरह से उसका इम्पैक्ट हम देख सकें किसी भी तरह का। अच्छा यासिर साहब, हम ये कहते हैं ना, हम इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद में रह रहे होते हैं, हम कहते हैं जी इस्लामाबाद की जो एयर क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है और यहाँ पर तो इस तरह के ग्रीनरी है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर तो हम बाकी शहरों की निस्बत हम ये कहते हैं कि यहाँ भी क्या की जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर है। क्या वाकई बाकी शहरों की निस्बत इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी बेहतर है? अगर कंपेयर कर दें इस्लामाबाद वर्सेस कराची। जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे साल कराची की एयर क्वालिटी इस्लामाबाद से बेहतर रहती है। ठीक अच्छा। है, तो ज़्यादा आप समझें कि लेवल जो ख़राब होता है वो सर्दियों में होता है, और सर्दियों में लाहौर और इस्लामाबाद तो बहुत ख़राब होते हैं, और कराची जो है उसका भी सर्दियों में ख़राब होता है, लेकिन वो इस्लामाबाद और लाहौर के मुकाबले में फिर भी बेहतर होता है। और गर्मियों में, यानी कि अभी का जो मौसम है, मानसून का सीज़न है, इसमें तो कराची की एयर क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि यहाँ से समंदर से जो हवा आती है, सो वो हवा जो है वो एक्चुअली ख़राब हवा जो शहर में से निकल रही है, गाड़ियों में से निकल रही है, वो उसको आगे धकेल देती है। लेकिन ये हवा जो है ना इस्लामाबाद में है ना लाहौर में है। सो वहाँ जो हवा शहर के अंदर से प्रोड्यूस हो रही है, और इस्लामाबाद ख़ास तौर पे उसमें ये कहना चाहिए कि जिस तरह से ये वो इस्लामाबाद नहीं है जो 30 साल पहले था, जो ग्रीन बेल्ट आपकी जो थी वो वैसी की वैसी थी। अब तो ग्रीन बेल्ट के बीच में से हाईवे जा रही है। सो वहाँ इस्लामाबाद में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, सड़कें इतनी ज़्यादा बन गई हैं कि जो वो नेचर का जो एक समा है, और वो जो है ना वो इस आलूदगी की नज़र हो चुका है। अब एक चीज़ इसमें और है दरख्तों के बारे में। सो हम समझते हैं कि क्योंकि इस्लामाबाद ग्रीन है तो वो वहाँ पे खुद ब खुद हवा उसकी साफ़ होगी। अब ये बात जो है ना, अब आप समझें कि ये वाला आइडिया टूट गया है। अच्छा। इस तरह से कि गाड़ियों से जो इखराज है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि जितनी आप समझें कि कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन जो हमको देते हैं वो तो पार्ट हो जाता है, लेकिन दीगर जो इखराज में गैसेस हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर अगर कोयले का प्लांट है जैसे साहिवाल में है, थर में है, और कराची के अंदर भी हैं कोयले और गैस के प्लांट, उनसे जो दीगर गैसेस निकलती हैं जिनका नाम लिया मैंने अभी, ये तो सीधी जहर है। तो इससे तो डायरेक्ट नुकसान होता है, न सिर्फ हमको बल्कि दरख्तों को भी नुकसान होता है। वो एसिड रेन की सूरत हाल बन जाती है। अच्छा, ऐसे में जल्दी से अगर आप ये भी बता दें, क्या इसको आप कम होता दिखाई दे रहे, इसका हल हमें क्या नजर आ रहा है? एहतियात हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से? जी, इसकी असल वजह तो आपको पता है कि ये एक तरफ फॉसिल फ्यूल्स का जलना है, और दूसरी तरफ ये कि क्लाइमेट चेंज के भी असरात हैं। और जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स हम जलाएंगे
उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज असर आता है। अब ये है कि हमारे शहरों में गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हम ये नहीं कह सकते कि आलूदगी कोई और कर रहा है, ये तो हमारी अपनी आलूदगी कर रहे हैं। सो इसको कम करने के लिए हमारी इसको कम करने के लिए हमें पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां छोड़ के और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जाना है। आपको पता है जी, हमारे मुल्क में 32 कंपनियां हैं जो अभी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं हमारे मुल्क के अंदर। 60 जो हैं वो लाइसेंसेस ईवी के दिए जा चुके हैं। इसी तरह से जो पावर जनरेशन है, यानी कि आपके पावर प्लांट्स हैं जो कि अक्सर गैस और कोयले पे अभी भी बनाए जा रहे हैं और हम मेरे ख्याल में आखिरी मुल्क हैं, तो इससे जो हमें अपने लोगों को जो नुकसान हो रहा है, थर के अंदर भी हो रहा है, साहिवाल में भी हो रहा है और कराची में भी हो रहा है। सो ये जब शहर में जितने इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, उसमें बच्चे, बूढ़े, नौमौलूद, तो ये ओवरऑल जब एयर क्वालिटी ख़राब होती है इसकी, तो इसमें अमवात होनी शुरू हो जाती हैं। तो गाड़ियों के मामले में हमें ईवीज़ पे जाना है और पावर जनरेशन के मामले में हमें रिन्यूएबल्स पे जाना है, यानी कि सोलर और विंड और जो फॉसिल फ्यूल्स यानी गैस, कोयला, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़ाहिर है इसके लिए पॉलिसी प्लस की इम्प्लीमेंटेशन और इसको वाकई सीरियसनेस के साथ देखना पड़ेगा, चूँकि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। जिस तरह आपने एलैबोरेट भी किया, और जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं कि अपरेंटली में साफ फ़ज़ा लगती है बट वो साफ़ नहीं होती। यासिर साहब बहुत शुक्र मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज चैरिटी का आलमी दिन है और चैरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी हमेशा पूरी दुनिया में माना जाता है कि हम सबसे आगे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 98% पाकिस्तानी चानी चैरिटी, सदका या खैर के काम में वो शामिल होते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में पाकिस्तानियों ने 240 अरब रुपए का अतिया दिया है। दिस इज अंडर रिपोर्टेड बाय द वे, इससे बहुत ज़्यादा है। इस पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाजिया मकसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाजिया साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया जी। कितना इंपॉर्टेंट है कि लोगों को एक तो आपके इदारे का भी नहीं पता, लोगों को ये भी नहीं पता अच्छा कि अगर सदका देना है, खैरात देनी है तो कहाँ पर देनी है, किस तरीके से देनी है, चूँकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सर्टिफाइड है, कौन सर्टिफाइड नहीं है। तो एलेबोरेट कीजिए कि आपका इदारा किस तरीके से काम करता है, सर्टिफिकेट देता है, ताकि हम उस पर बात कर पाएँ कि अच्छा जो पाकिस्तान में चैरिटी है वो किस तरीके से हो रही है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत एक अहम इदारा है, मैं समझती हूँ हम यूनिक हैं, पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी, क्योंकि हम सर्टिफिकेशन का काम करते हैं। हम इदारों में जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे हैं, यानी कि गैर मुनाफा बख्श इदारे हैं, जिनको आम अल्फाज में लोग NGOs कहते हैं, हम उसमें ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। और ट्रस्ट बिल्डिंग का टूल जो है ये सर्टिफिकेशन कहलाता है। और इदारे हमें अप्लाई करते हैं, हम उन्हें देखते हैं, उनका मुआयना करते हैं और फिर हम उन्हें बताते हैं कि जी इदारा है, मौजूद है, अच्छा काम कर रहा है और आप इसको अपने एहतियात, खैरात, चैरिटी जो देना चाहते हैं आप इत्मीनान के साथ दे सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा बिल्कुल ठीक जगह पे जाएगा। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी सर्विस है जिसमें हम एक तरह से यूँ समझे कि हम क्रेडिबल एंड नॉन क्रेडिबल इदारों को डिस्टिंग्विश कर देते हैं। सो देन एनीबडी हु इज़ आइदर इन पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, आप अपनी अतियात, अपनी ज़कात बड़े इत्मीनान से उन इदारों को दे सकते हैं। अच्छा, लोगों को पता है भी कि सर्टिफिकेशन, मैं थोड़ा सा इसको इसलिए भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा बेसिक से भी स्टार्ट करके बताएं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो पता है जो ऑलरेडी रुझान है कि ठीक है लोग सर्टिफिकेशन चेक करते हैं और उसके बाद वो चैरिटी दे रहे होते हैं। अमूमन हम ये देख रहे होते हैं बैगर्स को दे दिया, इर्द गिर्द हम जो देख रहे होते हैं हम उनको दे देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वही वाली बात है कि एक सिस्टम में एक चीज़ तो नहीं आती या उनको ऑथेंटिसिटी तो पता नहीं होती किसी भी तरह से। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। हमारा रुझान अगर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस देखे जाएँ तो उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। लोग इंडिविजुअल्स को देना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबल नॉर्थ को देखें, US, UK, OECD कंट्रीज़ को देखें, तो वहाँ ज़्यादा ट्रेंड जो है वो इदारों को देने का है, इदारों पे ट्रस्ट का है, सिस्टम्स बिल्ड करने का है। ऐसे इदारे जो कि ज़्यादा लोगों तक तालीम, सेहत, पानी, मुख्तलिफ सर्विसेज पहुँचा सकें। सो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में ज़रूरत है इस बात की कि लोगों को पता हो कि वो ये इदारा ठीक है और आप अपने पैसे जो हैं वो इस इदारे को दे सकते हैं, ताकि इदारा जो है वो मज़ीद लोगों तक पहुंच सके। और हमारा एक काम चॉइसेस क्रिएट करना है कि बजाय इसके कि आप पैसे जो हैं वो अपने
ऐसी जगह दे दें शायद जिसका आपको इल्म ना हो। इल्म नहीं है, शायद वो किसी ऐसी जगह इस्तेमाल हो जाए जिसका आपको मालूम ना हो। इसमें जो आपका सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी, क्या इसमें लिखा होता है, लिस्ट होती है कि अच्छा ये इदारे हैं जिनको सर्टिफिकेट आपने जारी किया और इसको आप चैरिटी दे सकते हैं? जो कि जब हम फिगर शेयर करें कि 98% पाकिस्तानी चैरिटी कर रहे हैं, तो वो किस तरह दे रहे हैं? आपकी नज़र में क्या है? उसमें से कितने फीसद ऐसे हैं जो कि बस चैरिटी दे रहे हैं और कुछ ऐसे होंगे उसमें से जो कि चेक करके दे रहे होंगे अच्छा इन इदारों को देनी है कि पता है उनको कि सही मकसद पे लग जाएगी? हमारी वेबसाइट के ऊपर जो इदारे जिनको हमने सर्टिफाई किया है उनकी लिस्ट अवेज है। राइट। उसमें मुख्तलिफ फ़िल्टर्स हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं बाय एरिया, बाय प्रोविंस, बाय सेक्टर, कि आप कहाँ किस थीमेटिक एरिया में देना चाहते हैं। सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, किसी सोशल सर्विस में, पानी में हो सकता है, आप कोई कुआं वगैरह देखना चाहते हैं, बहुत से इदारे उसमें काम। एनिमल्स के ऊपर बहुत सारे इदारे कर रहे होते हैं, एनिमल प्रोटेक्शन पे, एनिमल राइट्स के ऊपर बहुत सारे इदारे काम करते हैं। हेल्थ में जिस तरह थैलेसीमिया में या आई साइट के ऊपर या मैटरनल एंड चाइल्ड केयर के ऊपर बहुत सारे इदारे। सो यू कैन चूज़ जो भी इदारा जहां आप अपनी चैरिटी देना चाहते हैं। जहाँ तक आपने बात की परसेंटेज की, तो मेरे ख्याल में हमारा सेंटर वाहिद वो एक इदारा है जो फिलैंथ्रोपी पे पाकिस्तान में रिसर्च करता है। सो हमारी रिसर्च ने हमें बताया कि 98% पाकिस्तानी, जितना आप कह रहे थे, वो देते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। और हम देखते हैं कि ये हमें ना सिर्फ कैश में भी नज़र आता है बल्कि लोग अपना वक्त देते हैं। सो टाइम वॉलंटियरिज्म जो है उस पर भी हमारे जो नंबर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। मतलब हमारी एक स्टडी थी 2014 की जिसमें 240 अरब जो आपने मेंशन किया, एंड एज यू मेंशन कि ये अंडर एस्टिमेट है। अब हम दूसरी स्टडी करने जा रहे हैं जहां हम कोशिश करें कि जो हमारा अंडर एस्टिमेट था उसमें जो हमने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को नहीं देखा, हम उनकी भी गिविंग देखें, और गिविंग जो बाहर से पाकिस्तानी देते हैं उनकी गिविंग भी देखें, और फिर हम बताएं होलिस्टिकली कि ये कितने पैसे हैं जो पाकिस्तानी सालाना मुल्क में खैरात में, चैरिटी में खर्च करते हैं। एंड यू वुड बी अमेज्ड कि पाकिस्तानी जो है ना, दे कम आउट रियली पॉजिटिव एंड ऑन द टॉप। और आपको लगेगा कि हमारा जो सर्विस डिलीवरी गैप्स हैं, मतलब तालीम में है, सेहत में है, ये एनजीओज बहुत सारी ऐसी जगह काम कर रही हैं जहाँ पे शायद हुकूमत या प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुँचता, और वहाँ लोगों को तालीम भी दे रही हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे आए और मिलकर जो है काम करें ताकि बेहतरी की तरफ जाया जा सके। अच्छा, सबसे ज़्यादा सदका खैरात चैरिटी किस शहर में पाकिस्तान की जाता है? देखें, अगर इसमें तो कराची मेरे ख्याल में टॉप सबसे बड़ा शहर भी है, सबसे बड़ा शहर भी है, और वहाँ पे बेतहाशा और बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। और आपको पता है कराची आबादी के लिहाज से काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको बेतहाशा गैर मुनाफा बख्श इदारे काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब हमने प्रोविंस वाइज देखा तो उसमें पंजाब जो था वो टॉप पे था, फिर सिंध। लेकिन सिंध में हमें जो एक बड़ी चीज़ नजर आई, टाइम वॉलंटियरिज्म, यानी कि जो लोग वक्त देते हैं वो हमें सिंध में सबसे ज़्यादा नजर आया, फिर केपी और फिर बलूचिस्तान। वक्त से आपकी मुराद ये है कि जो लोग वॉलंटियर हो रहे होते हैं डिफरेंट इदारों के साथ, कि वो चैरिटी के इस काम में सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी का पैसा कहीं पहुंचाना या लगाना या देखना या मैनेज करना। देखिए, हमारी जो कम्युनिटीज़ है ना, वो एक दूसरे की सपोर्ट से ही चलती हैं। कोई बीमार हो गया तो लोग कोई अपनी गाड़ी ले आता है, ठीक है, कोई उसको ले जाने में अपना वक्त सर्व करता है। दस्तरखान जिस तरह लग रहे होते हैं तो जाहिर है दस्तरखान बिछाने में, सर्व करने में। फिर जब फसलें कटती हैं तो अगर कोई नहीं बीमार है तो वो कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं, इकट्ठे मिलके उसकी हेल्प कर दी। सो ये जो वॉलंटियरिज्म वाली स्पिरिट है ना, ये आपको सिंध में सबसे ज्यादा नजर आई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी, इंटरनेशनल डोनर्स की अगर हम बात करें, या जब हम देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी पैसा लगा रहे होते हैं, या इंटरनेशनल डोनर्स की बात करते हैं, एक तरफ हम लोकल चैरिटी अपनी होता देख रहे हैं, इसके कंपैरिजन को आप कैसे देखती हैं? कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहा है? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। अगर आप ओडा को देखें, जिसको हम ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस कहते हैं पाकिस्तान में, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में पंप हुए हैं। राइट। लेकिन अगर आप उनके इम्पैक्ट की बात करें तो आपको आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस जो नज़र आते हैं पाकिस्तान में, वो तमाम के तमाम फिलैंथ्रोपी का प्रोडक्ट है। ओके। अब आपको आगा खान हॉस्पिटल नज़र आता है जो कि फिलैंथ्रोपी का प्रोडक्ट है, IBA नज़र आता है, फिलैंथ्रोपी का प्रोडक्ट है, शौकत खानम है, लम्स है। आप देखें कि लम्स के डिफरेंट स्कूल्स जो हैं
वो भी एक फिलैंथ्रोपी से का प्रोडक्ट है और आपको ये पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं। एग्जैक्टली और इसी तरह बहुत सारे इदारे जिनका आज हम जिक्र भी नहीं कर पा रहे हैं, बट जाहिर है जिस तरह बताया कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ा है और किस तरह से वो भी चैरिटी के काम को आगे बढ़ा रहा है। जाहिर है आप लोगों की सपोर्ट वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इशारे पे खड़े किसी बैगर को, जिस तरह हम ऑलरेडी कहते हैं बैगर माफिया, एक तरह से जो है ना इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वेबसाइट पे जाएं, चेक करें सर्टिफिकेशन। अगर आपकी फैमिली में इर्द गिर्द कोई ऐसा नहीं है, अगर आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपने चैरिटी कहाँ पर देनी है, तो सर्टिफिकेशन ज़रूर देखें ताकि आपकी जो चैरिटी है वो सही जगह पर वो पहुँच सके। शादी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तानी वर्कफोर्स के लिए अच्छी खबर आई है। वजारत ओवरसीज़ ने बैरून मुल्क जाने वाले वर्कर्स की इमिग्रेशन के अमल को मजीद शफाफ और आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने का फैसला किया है। मोबाइल ऐप और इमिग्रेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत अब इमिग्रेशन का अमल तेज़, सस्ता और महफूज होगा। इस पर हम बात करें। इसके साथ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की जो परफॉर्मेंस का ऑडिट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करें। और ये जो हम बात करें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरीके से काम करता है? क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जी मुझे फलाने ने झांसा दे दिया, मुझसे का वीज़ा लेकर दूंगा, जॉब लेकर दूंगा, एजेंट्स के हवाले। पैसा बेचारा अपना सारा लगा बैठता है, फ्रॉड है, फ्रॉड हो रहा होता है। समटाइम्स तो वो पैसा लगा दिया, गया ही नहीं, और समटाइम्स गया और वहाँ जाके मालूम हुआ कि अच्छा कोई मामला ही और था। तो इस पर हमें बात करनी है आज। अगर आप कोई सवाल भी करना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन के चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन असद हफीज साहब। असद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। असद साहब, ये ऐप के थ्रू के वाकई बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए अप्लाई करना, इमिग्रेशन लेना? स्पेशली हम देखते हैं कि पाकिस्तान से वर्कफोर्स जा रही होती है गल्फ कंट्रीज़ में, स्किल्ड लेबर की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये पहले भी जी ऐप बनी हुई है। अच्छा। हमारी वेबसाइट पोएपा की भी है और सरकार की भी है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की। लोग वहाँ पे देखते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। उनके साथ तो कोई चीटिंग नहीं होती। जेन्युइन माइग्रेशन हम लोग करवाते हैं, जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं। जेन्युइन से क्या मुराद है? जेन्युइन से मुराद के लीगल बंदा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट करती है, बंदा इंश्योर्ड होता है, फिर वो जाता है। इसके अलावा दूसरा काम भी चल रहा है? इसके अलावा दूसरा काम, ये जो कश्तियों पे बेचारे जाते हैं या दूसरा काम जो वो लीगल है, वो इलीगल है। जी जी। अच्छा। हम लोग जो हैं, हम गवर्नमेंट के लाइसेंस याफ्ता मैन पावर एक्सपोर्टर हैं, यानी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स। ठीक है जी। और जो आप ये भी बात कर रहे हैं ना, फ्रॉड की और इस तरह के लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है, हमारा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर कोई भी उसमें मुलव्वस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो हैं वो लीगल माइग्रेशन, अब को एक छोटा सा मैं बताता हूँ कि पिछले साल हमने तकरीबन 8,60,000 लोगों को ओवरसीज जॉब्स पे भिजवाया। अच्छा। और जब से 70 की दहाई से ये काम शुरू हुआ, यानी मैन पावर एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान से, तो अभी तक कल तक के जो फिगर्स थे वो तकरीबन 1,37,00,000 लोग ओवरसीज जॉब्स पे हम भिजवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके अगेंस्ट 2021-22 में हमारे मुल्क में तकरीबन $31.5 अरब की रेमिटेंस आई। फिर 2022-23 में कम होकर वो 27 अरब हो गई। अब 23-24 में वो मज़ीद कम होकर तकरीबन 19-19.5 अरब पे आ गई है। तो आपके प्रोग्राम की वसादत से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंसेंटिव दें ताकि वो लीगल वे से पैसा पाकिस्तान में भिजवाएं। और हमारी जो ये तादाद है, हम इसको अगर 8 लाख की बजाय 8 लाख की बजाय इसको डबल कर दें तो हमारी मीशत भी उठ जाएगी, हमारे फॉरेन रिजर्व भी उठ जाएंगे। और ये देखें कि अगर तकरीबन हमारे बजट का 4-4.5 अरब डॉलर का ये करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, ठीक है जी। अगर ये वर्क फोर्स हमारी डबल हो जाए और फॉरेन रेमिटेंस बढ़ जाए तो वो हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी, इस पे भी हम आएंगे। एक कॉलर उनको पहले शामिल करते हैं। याहिया हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम याहिया, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, दोनों को बहुत सलाम हो और आपके मेहमान को सलाम हो। और जाहिर है बहुत बड़ा इशू आजकल चल रहा है। देखिए मेरे 1-2 सवाल है। एक तो सवाल ये कि देखिए बात ये है कि जब ये इसमें बहुत बड़ा अमल दखल जो होता है ना एजेंट्स का होता है। एजेंट्स जो है ना वो आप जब एजेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, एजेंट को लाइसेंस इशू किया जाता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्यों नहीं मालूम किया जाती। वही लोगों को प्रोवोक करते हैं, वही लोगों को गलत गाइड करते हैं और उनसे पैसे लेके उनको एक गलत जगह भेजते हैं और वो फंस जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो अभी इन्होंने ऐप, इमिग्रेंट और मैनेजमेंट सारी चीजें का जिक्र किया ना, देखिए मोस्टली जो लोग जा रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जा रहे पढ़ना लिखना नहीं जानते, ठीक है, उनके लिए ऐप यूज करना बहुत मुश्किल होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल आ गए, दोनों ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। एजेंट्स का मामला आप लोगों के अंडर आता है, आप चेक कर रहे हो? जी जी, एजेंट्स का मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से, एक तो हमारी वेबसाइट है poepa.pk.com, ठीक, और दूसरी रियासत पाकिस्तान की है वो beo.gov.pk।
लोग इस पे जाएं, इस पे देखें, उनके अगर मैच करती है कोई जॉब तो फिर वो अप्लाई करें। जो गली मोहल्ले में फिरने वाले एजेंट हैं वो असल में लोगों को खराब करते हैं। जो कहते हैं कि हमने फलाने को भेजा था, हमने उसको भेजा था, वो इतने पैसे भेज रहे, उसने कोठी बना ली है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना कि किन के पास जाना है, ठीक है जी। और वो इस तरह की जब फ्रॉड करके भागते हैं, अखबारों टीवी में आता है, लोग फिर कहते हैं कि शायद हमने कुछ किया है, फिर हमारी तरफ से एक और अवेयरनेस कैंपेन चलती है जी कि ये आप डायरेक्ट हमारे पास चेक एंड बैलेंस इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने की कि ऐप यूज करना बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, तो वो किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और स्पेशली किस तरह की नौकरियां किन लोगों के लिए हैं? जो ऐप्स इस्तेमाल नहीं करना नहीं जानते वो तो लेबर टाइप होते हैं ना जी। वो तो अखबारात में ऐड हमारे चलते हैं जब कि फलां जगह पे फलां जॉब हमारी ज़रूरत है, वो लोग फिर अप्लाई कर लेते हैं। फॉरेन डेलीगेशन जहाँ पे आते हैं वो बंदों को सिलेक्ट करते हैं, उसकी देख के सारी हेल्थ कंडीशन वगैरह और उसके काम का सारा तजर्बा, और फिर वो जाते हैं। और लेकिन ये इनको मेरी गुजारिश सिर्फ ये होगी कि वो लीगल जो मैन पावर एक्सपोर्टर हैं, लाइसेंस उन्हीं के थ्रू जाए पास आए। एक और परसेप्शन भी बन गई है, स्पेशली हम देखते हैं गल्फ कंट्रीज से मुतालिक, इसमें यूएई का नाम भी सामने आता है कि जो कि हमारा कंपटीशन हो रहा था इंडियन वर्क फोर्स से, बांग्लादेशी वर्क फोर्स से, फिलीपींस की वर्क फोर्स से। इस कंपटीशन को आप लोग किस निगाह से देखते हैं, जो कि हम देखते हैं कि फिर पाकिस्तानी ये राय रखते हैं कि जी उनको ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं, हमें उस तरीके से जॉब्स नहीं मिलती, गवर्नमेंट कुछ करे, तो आप क्या कर रहे हैं उस पर? नहीं, उसमें ये होता है कि पाकिस्तानी वर्कर्स जो हैं इनके बिहेवियर का बड़ा इशू चल रहा है। हम जैसे यहाँ पे शुतरे बेमुहार है हमारा सोशल मीडिया, इसी तरह ही वो अपने जहाँ पे दिल करता है वो किसी मॉल में जाके तो वीडियो बनाते हैं, उनके कवानीन पे तनकीद करते हैं, तो वो फिर कंप्लेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आए भी हैं। जी जी, तो इनको ये चाहिए कि आप काम करने गए हैं उस वहाँ पे अपनी रिज़्क रोटी कमाएं, बजाय इसके कि आप उनके कवानीन पे जाके तनकीद करें या इस तरह की। एक कॉलर भी है यूएई से, औरंगजेब साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने यही बात करनी थी कि जो बहुत सारे मुल्कों में जैसे सऊदीया में, दुबई में, यूएई में लग रही है पाबंदियां पाकिस्तानी। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, हम आपकी बात टेलीविजन पे ना सुनिए जी, हमसे डायरेक्ट बात करें, अपनी बात मुकम्मल करें, टेलीविजन को छोड़ दें। अच्छा, तो जो पाबंदियां लग रही हैं वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का कहाँ पे फेलियर है कि ये लोग इस पर क्यों नहीं फाइट करते, क्यों नहीं ऐसा करते? और वो छोटे छोटे इशू बना के बहुत सारी कंट्रीज में ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आई थिंक आपने इसको एड्रेस भी कर दिया कि ज्यादातर मसाइल यही हो रहे होते हैं हमारे यहाँ के। उस गवर्नमेंट का जो भी ऑफिसर जाता है उस बेचारे ने रिक्वेस्ट ही करनी होती है कि हमारी मैन पावर का कोटा बढ़ाएं, लेकिन जब इस तरह की हरकतें होती हैं फिर तो जाहिर है वो कवानीन तो हर जगह बराबर है और वो तो फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है। एक और कॉलर जो मंजूर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूएई के लिए वर्क परमिट लेना हो तो उसका क्या तरीका कार होगा? ठीक है जी, यूएई के वर्क परमिट सर बड़ा इजी है, बहुत लोग जानना चाहते हैं। कोई भी वीज़ा आता है तो फौरन ही आप अप्लाई करें और उसी वक्त 10-15 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आ जाता है और जाएं। वर्क परमिट की जरूरत नहीं, और तो डायरेक्ट वीज़ा होता है। वर्क परमिट तो यूरोप का पहले वर्क परमिट आता है, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना। ठीक है, ये तो डायरेक्ट गल्फ पूरे का डायरेक्ट ही वीज़ा लग जाता है। अच्छा, वर्क परमिट की किस तरह के स्किल्स आजकल जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गल्फ में भी और किसी और मुल्क में, जो कि आप लोग देख रहे हो कि अच्छा ये वो स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं इंटरनेशनली, और अगर ये आपने स्किल हासिल किया तो आप जा पाएंगे, आराम से कमा सकेंगे? सबसे ज़्यादा तो जो डिमांड है जी वो तो IT सेक्टर की है। ठीक, अब हमने SIFC में भी अपनी जो इनपुट दी है वो यही है कि 8 क्लास से बच्चे को छोटे छोटे कोर्सेज आप IT से रिलेटेड करवाएं। ठीक है, ताकि वो कोई 21वीं सदी के उलूम हासिल करे। अब पुराने दौर तो ख़त्म हो गए हैं, तो अब दुनिया की 40% दौलत IT में आ गई है, तो वही कामयाब होगा जो IT में आगे होगा। फिर हॉस्पिटैलिटी है, यूरोप पूरे को चाहिए, में गल्फ पूरे में ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग चाहिए, जापान में एग्रीकल्चर, फिशरी और मेडिकल में चाहिए। ठीक है, तो पूरी दुनिया में हम लोगों को भिजवा रहे हैं और भिजवा सकते हैं, बस ये अपने बिहेवियर को बेहतर करें। बहसियत नेशन भी हम वो बदतमीजी वाला रवैया ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे यहाँ काम करना चाहे वहाँ काम करना, हर जगह के लिए वैसे आपको छोटी सी मिसाल दूं इंडिया की। वो बेशक हिंदू हैं लेकिन उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें सीखी हुई हैं। मसलन कोई सऊदी उनकी कोई हेल्प करेगा तो वो उसको जज़ाकल्लाह कहेंगे, बेशक हिंदू है। कोई देगा तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। ठीक है जी, जबकि हम जो असल जानवन है हम वो इखलाकियात का फुकदान है और ख़राबी का बायस ये बात। क्या जिन स्किल्स की हम बात करें कि इन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल मार्केट में, वो स्किल्स देने के इनफ सेंटर्स भी हैं पाकिस्तान में? जी हाँ, अभी नेफ्टेक काफ़ी एक्टिव है और टेफ्टाज सारे पाकिस्तान में वो भी हैं और इंशाल्लाह
जो हम इनको अपनी डिमांड बता देते हैं, ठीक है, आइंदा 6 माह में ये वर्कफोर्स हमें चाहिए, वो कोर्सेज शुरू करवा देते हैं और हम अपने प्राइवेट सेक्टर में भी वो सारा सिलसिला कर रहे हैं। सर सिलेक्शन किस तरह से होती है, कुछ थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि ज़ाहिर है सिलेक्शन बड़ी आसान है। सिलेक्शन बड़ी आसान है कि फ़र्ज करें अगर तो मुझे कोई 10-15 लोग चाहिए ना, वो तो मैं ऑफिस में ऐड देता हूँ तो 100 बंदे आ जाते हैं। डेलीगेशन वहाँ पे होता है, इंटरव्यू करते हैं, जिसकी ज़रूरत हो उसको लेके जाके स्किल सेंटर पे उससे चेक कर लेते हैं, फिर मेडिकल होता है और बंदे का वीज़ा स्टैंप हो जाता है। सऊदी अरेबिया का वीज़ा 2-4 दिनों में स्टैंप हो रहा है, यूएई वगैरह का इनका ज़रा 10-15। पर ये जो कहा जा रहा होता है बेरोजगारी के पर्सपेक्टिव से बात की जा रही होती है, बात ये है कि अगर आप स्किल सीख लें कोई ना कोई, जो भी आपको लगता है, तो हर तरह की जो जॉब है वो होती है। जैसे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, इसमें मैं ना पाकिस्तान के नौजवानों को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो मैटर कैफ़े करके सरकारी नौकरी के चक्कर में यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं कि हम फ्री में यानी तनख्वाह मिले और काम ना करें, उनको चाहिए कि छोटे मोटे कोई स्किल्स बहुत सारे सरकारी लोग काम भी कर रहे हैं। नहीं, आम नायब कासद भर्ती हो जाते हैं, ये क्लर्क का, ये अगले आने वाले दिनों में 10 सालों में ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। यूरोप अमेरिका में ये खत्म, क्लर्क के बगैर चल रही है, नायब कासद के बगैर सब चीज़ें चल रही हैं, यहाँ का ही सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं कहता हूँ इनको कि ये कोई स्किल सीखें। फर्ज करें यहाँ पे वाइट कॉलर जो है उसको 1.5 लाख रुपया मिलती होगी और ये वहाँ पे लेबर मैसन को 1.5 लाख रुपया मिल रही है, तो वो हक हलाल की अपनी रोजी कमाएं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जरा एक बैठकर डिसाइड भी कर लें कि अच्छा अगर हम पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं तो हमने किस तरह की खबर देनी है। क्या हमने ये खबर देनी है कि 10 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ गए, या खबर ये देनी है कि 10 लाख पाकिस्तानी दूसरे मुल्क में गए ताकि ज़र मुबादला पाकिस्तान में आ सके? ये हमें बहरहाल तय करना है। जी हाँ, ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि जैसे पूरा मुल्क हम सियासत की नज़र ही कर देते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी अहले सियासत से भी कि वही लेबर मिनिस्टर 4 साल पहले 6 साल पहले बैठ के वो कहते हैं जी कि इस साल हमने इतने लोगों को ओवरसीज जॉब से भिजवाया, जब वही लीडर अपोजिशन में आते हैं वो कहते हैं जी ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हालांकि ना पहले उनका ये था भेजने में कोई कसूर कोई किरदार, वो हम ही लोग भिजवा रहे थे, ना अब है किसी का भी। मैं इसलिए कहा ना कि तय कर लें बैठ के तसल्ली के साथ पहले कि आपने करना क्या है, करना क्या, आपने खबर को किस तरह से रिपोर्ट करना है, भेजने पे खुशियां मनानी है या कि आपने कहना है कि ओहो हो पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे उम्र रसीदा अफराद के समाजी तहफ़्फ़ुज़ की, यानी सीनियर सिटीज़न के सोशल प्रोटेक्शन की। पाकिस्तान में सोशल प्रोटेक्शन का निज़ाम एक तवील तारीख़ रखता है। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ इक़दाम किए गए, प्रोग्राम्स चलाए गए, और 1967 की बात करें तो पहली स्कीम से लेकर 2017 की नेशनल सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी तक ये अमल कई तब्दीलियों से गुजरा है। इस दौरान सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी देने के लिए 18वीं आईनी तरमीम भी अमल में आई, जिससे ये जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल हो गई। और हुकूमत का मकसद ये है कि सबसे गरीब और कमज़ोर जो तबकात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और उम्र रसीदा अफराद को बेहतर सहूलियात फ़राहम की जाए जिनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि ज़रा जब बेहतर हेल्थ की सिचुएशन होती है, यानी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलियात दी जा रही हैं मेडिकल के शोबे में, तो फिर हम देखते हैं कि उम्र रसीदा अफराद की जो उम्र है बढ़ती है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो मुल्क के जो 7% अफराद हैं वो ज़ाहिर है वो उम्र रसीदा है, जिनकी उम्र जो है वो 60 इयर्स प्लस है। बिल्कुल। तो अहम सवाल यह है कि क्या हमारा निज़ाम, जो मौजूदा निज़ाम है, क्या वाकई इस मकसद को पूरा कर रहा है, सोशल प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन? इस पर आज हमें बात करनी है और गुफ्तगू करने के लिए डायरेक्टर वजारत इंसानी हुकूक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में जितने अदवार से गुजरा हमारा सोशल प्रोटेक्शन का ये पूरा का पूरा निज़ाम, आज का निज़ाम कितना सपोर्ट कर रहा है हमारे सीनियर सिटीजन्स को, उम्र रसीदा अफराद को? लेकिन जी मैं ये कहूँगा जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो शुरू किया, ये चंद उन ममालिक में हैं जिन्होंने बहुत पहले ये इक़दामात लिए। जैसे आपने खुद ही बताया कि 1967 से ही हमने इस पर काम करना शुरू किया और सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम्स लॉन्च की गई, और स्पेशली लेकिन फोकस उनका अभी भी ये है कि जो वर्किंग क्लास है, स्पेशली जो ऑटोनमस बॉडीज़ में लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनके लिए फोकस रखा गया कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको पेक्यूनरी बेनिफिट्स दिए जाएँ पेंशन की शक्ल में। लेकिन कोई भी निज़ाम आपको पता है कि चैलेंजेस होते हैं उसमें, हमारे यहाँ भी यही चैलेंजेस हैं। अगर हम इसको फिगर्स की बात करते हैं तो 2.75 मिलियन जो रिटायर्ड अफराद हैं उनकी सोशल प्रोटेक्शन का निज़ाम तो है, जबकि हेल्प एज का डाटा ये कहता है कि 11.75% तकरीबन इस वक्त हैं जिनको ज़रूरत है इस प्रोटेक्शन सिस्टम की। और मुख्तलिफ़ अदवार में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरवेंशंस करती रहीं विद सपोर्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और स्पेशली 18वीं तरमीम के बाद 2010 में जो इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये मैंडेट बढ़ गया है सूबों का।
और सूबू ने सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के हवाले से ना सिर्फ अपने पूरे महकमे बनाए हुए हैं बल्कि वो उनमें इम्प्रूवमेंट भी ला रहे हैं वक्त के साथ साथ। लाइक जैसे पेंशन्स के अलावा उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बने हुए हैं। अच्छा। उनके तहत ना सिर्फ उन बुज़ुर्गों को फ़वाद मिलते हैं बल्कि उनकी जो बच्चे हैं उनको भी स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट्स देती हैं कि वर्कर्स के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गवर्नमेंट देती है। इसके साथ साथ फिर हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू हुआ 2017 के बाद अगर बात करें तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है एक बहुत बड़ा सोशल सेफ्टी नेट है ये, और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है कि इसकी इंटरवेंशंस की वजह से जो वल्नरेबल तबकात थे जिसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं उनको बड़े फ़वाद हासिल हुए। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी बाहिम्मत बुज़ुर्ग के नाम से एक स्कीम है जिसमें उनकी फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अच्छा। और उसका बड़ा मरबूत निज़ाम है। वो पहले डाटा सर्वे करते हैं, पॉवर्टी स्कोर निकालते हैं, उसके बाद फिर वो जो रियल टाइम में वो देखते हैं कि ये ज़रूरतमंद बुजुर्ग हैं तो उन तक वो इमदाद पहुंचाई जाती है। स्पेशली उनको जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता नहीं है कि प्रोसीजर्स क्या हैं और किस तरह से आपने अपना राइट लेना है। एग्जैक्टली। फिर अगर मैं ICT की बात करूँ तो OIB जो है वो फेडरल लेवल का एक इदारा है, वो पूरा एक मरबूत निज़ाम है उसका पेंशन्स का, कि उसका फार्मूला ये होता है कि कुछ जो है वो फर्म देती है और कुछ जो है कटौती होती है मुलाजमीन की अपनी तनख्वाहों से। उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलती जाती है। और उसमें भी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए और उसकी एक तो आउटरीच बढ़ाई जाए और फ़वाद भी उसमें ज़्यादा शामिल किए जाएँ। फिर उसके साथ साथ ये तो पेंशन की हद तक था। अदरवाइज़ आपको पता है कि जब तक सोसाइटी को मोबिलाइज़ ना किया जाए या ऐसे फोरम ना मुहैया किए जाएँ जहाँ पे ये बुज़ुर्ग अफराद आके अपने मसाइल बताएं, अपनी कोई एक्टिविटी करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत 8 ऐसे सोशल वेलफेयर के इदारे इस्लामाबाद में चल रहे हैं। अच्छा। वो मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ में भी वो इदारे मौजूद हैं। उसमें स्पेशली जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो वहाँ आती हैं, कम्युनिटी के प्रोग्राम्स वहाँ चलते हैं और स्किल और ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और उनके अदरवाइज़ भी अगर कोई मसाइल हैं तो उसको हल करने में वो जो हमारे सेंटर्स हैं वो बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक हेल्पलाइन है 1099। सही। उसको कोई भी बंदा पूरे पाकिस्तान से एक्सेस कर सकता है। अगर उसको कोई इस तरह के मसाइल हैं तो वहाँ पे हमारे लॉ ऑफिसर्स मौजूद हैं जो प्रॉपर रहनुमाई करते हैं उनकी। फिर अगर किसी महकमे से रिलेटेड उनका मसला है या कोई और इस तरह का इशू है तो वो उसको हल करने में भी मदद देते हैं। हम बाकायदा उन महकमों को अप्रोच करते हैं, उसका फॉलो अप रखते हैं ताकि उनका मसला वो हल हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़े ऐसे इकदाम हैं, बिल्कुल ऐसे बड़े ज़बरदस्त इकदाम हैं जो कि होने भी चाहिए। तो राइट है जो कि आप दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम ये बात करें कि अच्छा जी हम ये चीज़ मुहैया करें, आपको मिलनी भी चाहिए वो चीज़। अच्छा, वैसे में सारे जो सूबे हैं वो भी सेम पेज पे हैं इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ? इसमें आलमोस्ट सेम पेज पे हैं और उसमें हमारे आईन पाकिस्तान में भी ऐसे तरीक़ाकार वज़े कर दिया गया है कि वफाक और सूबे आपस में कैसे राब्ताकारी करेंगे। सही। मसलन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मौजूद है। अगर कोई बहुत ही पेचीदा मसला है जहाँ पे मुख्तलिफ सूबों का कोई इख्तलाफ है या तो वहाँ पर मिल बैठ के करना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म की सरबराही में वो कौंसल मौजूद है। बिल्कुल ठीक। इसके साथ साथ हमारा अपना एक मरबूत निज़ाम है सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ताकारी का, तमाम वफाकी वजारतों का। चैलेंजेस ज़रूर हैं स्पेशली 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स सूबों के पास है, सूबों के पास है और उन्होंने करना है, लेकिन हमारा बहुत कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म मौजूद है। अच्छा, आपने एक फिगर शेयर की थी इससे पहले 2.75 मिलियन अफराद की, और आपने कहा कि जो 11.2 मिलियन अफराद उम्र रसीदा है ज़ाहिर है वो उनमें से सिर्फ 2.75 मिलियन अफराद को पेंशन मिल रही है। ये EOBI के थ्रू मिल रही होती है? ये इसमें मुख्तलिफ फोरम EOIB के तहत भी है, सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स चल रही हैं सूबों की उनके तहत भी है। ये तो फिर ये जो EOBI से मिल रहे हैं, EOBI से कितने लोगों को मिल रही है? EOBI से में भी ये तादाद शामिल है। अच्छा। लेकिन फ़र्क थोड़ा सा ये है कि EOBI सिर्फ उन इदारों के मुलाजमीन को पेंशन मुहैया करता है जो रजिस्टर्ड हों। जैसे हमारी तनख्वाह से एक अमाउंट कटती है EOBI, तो वो जो अमाउंट कट रही होती है, जी हाँ, इसका क्या प्रोसीजर होता है? कितने अरसे बाद फिर किस एज से ये फिर आपको पेंशन की सूरत में मिलना शुरू होती है? क्योंकि लोगों से मालूम भी नहीं होगा इससे मुताल्लिक। इसके 2 तरीके, एक तो वो होता है जो सिविल सर्वेंट की कैटेगरी में आता है या हमारे डिफेंस रिलेटेड जो मुलाजमीन हैं, ठीक है, उनको वफाकी हुकूमत पूरी पेंशन स्कीम है उसकी
वो पेंशन मुहैया करती है 60 साल के बाद। 60 साल की उम्र पे जैसे रिटायर हो गया बंदा तो उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। उसका एक फार्मूला होता है, वो तकरीबन जो उसकी बेसिक पे वो ले रहे होते हैं, आप कह सकते हैं कि 80 to 100% उसको उतना ही मिलना शुरू हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। बेसिक पे? जी, बेसिक पे विदाउट अलाउंसेस। अच्छा, तो ये जो EOBI आपकी डिडक्शन हो रही होती है हर महीने सैलरी से, ये 60 ईयर्स तक डिडक्ट हो तो मिलती है? जी, मैं आता हूँ। अब EOBI का सिस्टम थोड़ा मुख्तलिफ है। जी प्लीज बताएं। ये तो था हमारी वफाकी हुकूमतों का, वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमतों के जो परमानेंट सिविल मुलाजमीन है, ठीक है, उनकी कोई कटौती नहीं होती फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। जो EOBI की स्कीम है वो कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। अच्छा, उसमें हाफ एम्प्लॉय ने देना है, उतनी अमाउंट उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं है। ठीक है, 60 हर महीने देनी है। ठीक है, 60 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा तो फिर उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। अब जो है हमारी हुकूमत भी इसी तर्ज पे आगे स्कीम लॉन्च करना चाह रही है जुलाई 2024 से। क्या स्कीम है? वो यही होगी कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन होगी, चाहे सरकारी मुलाजमीन है तो भी। जी, 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से ही कटौती होगी, 10 गवर्नमेंट पे और 20% गवर्नमेंट पे 20 गवर्नमेंट पे करेगी। अब ये देखते हैं ये किस हद तक ये स्कीम आगे कारामद होगी। ये अभी इस फाइनेंशियल ईयर से ये लागू हुई है। जो नए मुलाजमीन आएंगे तो हुकूमत का इरादा ये है कि उनको इस तरह से शामिल किया जाएगा। लेकिन पेंशन को तो एक बोझ समझना शुरू हो गई थी हुकूमत, नहीं? वो इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा तादाद है पेंशनर्स की, और फिर हमारी बड़ी लुक्रेटिव स्कीम्स हैं जो पेंशन वाली ऑलरेडी जो चल रही थी। लाइक उसमें यह है कि ताहयात एक तो वो पेंशन का हकदार है और विदाउट एनी टाइम लिमिट जब तक वो जिंदा है मुलाजिम। उसके बाद इन केस ऑफ डेथ उसकी बेवा को वो पेंशन मिल जाती है, और बेवा को भी उस वक्त तक मिलती जाएगी जब तक उसका जो छोटा बच्चा है, अडल्ट बच्चा या बच्ची अडल्ट एज तक नहीं आ जाती। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक फाइनेंशियल स्ट्रेस तो है गवर्नमेंट पे, और इसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने ये स्कीम किया कि कंट्रीब्यूटरी फंड्स हों, कुछ जो है मुलाजमीन खुद दें, कुछ उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दे। तो EOBI की स्कीम ऑलरेडी इसी फार्मूले पे चल रही है कि वो कंट्रीब्यूटरी फंड्स होते हैं। लेकिन ज़रा इसमें अब पहले तो आपने कहा ना EOBI में तो 10% जितने भी आप दे रहे हैं तो सेम अमाउंट आपका इदारा पे करता है, लेकिन जो नई स्कीम की बात करें उसमें 10% आप देंगे, 20% गवर्नमेंट देगी। और इसमें फिर मेरा सवाल वही कि बहरहाल इसमें ये ज़रूरी है कि 60 साल तक आपने जॉब बहरहाल की हो? जी बिल्कुल ज़रूरी, ये ज़रूरी है। ज़रूरी है नहीं, अब पेंशन के लिए ज़रूरी नहीं है। पेंशन के लिए मुख्तलिफ मदारिज हैं। मसलन अगर सिविल सर्वेंट है आप, तो आपकी 25 साल अगर सर्विस हो गई है, ठीक है, तो आप अपनी बिफोर एज ऑफ 60 रिटायरमेंट ले सकते हैं, तब भी आपको पेंशन मिलेगी। या मेडिकल ग्राउंड पे अगर आप रिटायर हो गए हैं और आपका मेडिकल बोर्ड ने आपको डिक्लेयर अनफिट कर दिया फॉर फर्दर सर्विस, तो उस सूरत में भी गालिबन 10 साल सर्विस अगर आपकी हो चुकी है तो आपको पेंशन के तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जो ये गैप क्यों है इस तरह का गैप, ये है कि बहुत से जो प्राइवेट इदारे हैं वो रजिस्टर ही नहीं कराते अपने आप को। अच्छा, इस वजह से एक तो मुलाजमीन का इस्तेसाल होता है कि एट द टाइम वो जब रिटायर हो जाते हैं उनको आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उनको कोई बेनिफिट्स एज सच नहीं मिलते। जरूरत इस अमर की है इदारों को कहा जाए कि आप लाजमी रजिस्टर करें, और EOBI हमारी मालूमात के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन वो अब कंपेल कर रही है इदारों को, और लॉ भी ये प्रोवाइड करता है कि हर इदारा बाउंड है लीगली कि वो अपने आप को रजिस्टर कराए इस पेंशनरी स्कीम के तहत। तो इन इक़दामात को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि तमाम ये लोग उस नेट में शामिल हो जाएं और इनको ये पेंशन के तमाम बेनिफिट्स मिले। प्राइवेट सेक्टर में वैसे जिस तरह हम बात कर रहे थे कि EOBI चूँकि कट रही होती है, इसमें क्या होता है, कितने साल तक जॉब की हो तो फिर आप एलिजिबल होते हैं कि आपको बाद में पेंशन मिलेगी? अब इसमें थोड़ा सा ये कानूनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जो इदारा रजिस्टर हुआ है उसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने क्या कंडीशंस तय की हैं, फिर उसने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है मुलाजिम को उसमें क्या कंडीशंस तय की गई हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अब ये इदारे, एक इदारा है जो बड़े इदारे हैं, मुस्तहकम इदारे हैं, उनका निज़ाम बहुत अच्छा है, वो मेडिकल रिलीफ भी देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, उनका जो छुट्टियों का निज़ाम है वो बहुत अच्छा है, उसमें वो कुछ जो मैंडेटरी लीव होती हैं उसमें वो कटौती भी नहीं करते, और इसके साथ साथ उनका पेंशन का निज़ाम भी इसी तरीके से अच्छा है। तो वो देखना पड़ेगा कि उसका वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है और जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसने एम्प्लॉय के साथ उसकी क्या कंडीशंस हैं।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम भाई जी, सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। अच्छा, एक खौफ, बहुत सारे खौफ तो वैसे होते हैं, फोबियाज हम सबको भी होते हैं, लेकिन एक खौफ होता है मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने का, टेलीफोबिया। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम टेक्स्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कोई ना करे, और अक्सर ये होता है, मेरे साथ भी पर्सनली ऐसे होता है, जब मैं कॉल कर रही होती हूँ किसी को, दिल में मेरे चल रहा होता है अल्लाह करे ना उठा, अल्लाह करे ना उठा। ये कैफियत आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों की होती होगी। लेकिन जिसको कॉल करे ना वो समझ जाए कि इसमें कह रहे कॉल ना उठाना। नहीं, ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ। अक्सर आप दोस्तों को अगर कॉल कर रहे होते हैं, कंफर्ट लेवल होता है, ऑब्वियसली उसमें कोई एंजाइटी नहीं होती, आपको नहीं पता होता कि आपने बना के या बड़ा चढ़ा के बात करनी है, तो ऑब्वियसली वो फोबिया उस तरह का नहीं होता, दोस्त नाराज करवा रहे हैं आप मेरे। एनीहाउ, टेलीफोबिया क्या होता है और किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, कि सिम्टम्स क्या हैं इसके, तो आज इस हवाले से हम डिस्कशन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नफ्सियात वजिया जफर। वजिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें बताएं कि जनरली अगर देखा जाए तो टेलीफोबिया बेसिकली क्या होता है? बल्कि टेलीफोबिया से पहले वजह, अगर हम जनरली फोबिया की बात करें, फोबिया क्या है, कैसे पैदा होता है, कि किसी भी चीज़ का डर आपके अंदर पैदा हो जाए? अस्सलाम वालेकुम। फोबिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, उस पर अगर सर्च करने बैठे तो उसकी एक लंबी लिस्ट है, और अब तो इतने डिफरेंट नेम्स हैं कि हर चीज़ का डिफरेंट फोबिया जो उसका नाम दिया गया। बट फोबिया ऐसे है कि वो जेनेटिकल भी होता है, इन्वायरमेंटल भी होता है, कुछ लोग ओवर सेंसिटिव भी होते हैं, तो उनको जो इंट्रोवर्ट या ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस जल्दी होते हैं। इंट्रोवर्ट जो है इन्फ्लुएंस इन सेंस में कि वो शेयरिंग नहीं करते, एक्सट्रोवर्ट तो कि वेंट आउट रेंटिंग करके तो निकाल लेते हैं, बट इंट्रोवर्ट जो है उनकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। तो फोबिया जो है उसको अगर थोड़ा सा डिफाइन करें तो फियर्स को कहते हैं, और वो फियर एबनॉर्मल फियर्स, मतलब आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर दें, और वो किसी भी टाइप का हो सकता है, और एक पर्सन को एक से ज़्यादा फोबिया भी हो सकता है। अच्छा वजह देखें, टॉपिक बड़ा सीरियस है कि हम ज़्यादा मुस्कुरा इसलिए लेके अपने फोबियाज हमें याद भी आ रहे हैं ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है, कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे। अच्छा, अब बताएं टेलीफोबिया, क्योंकि सबीन ने शेयर भी किया कि वो अक्सर ये सोचते हैं, मेरे साथ भी अक्सर ये होता है, तो क्या हम सबके अंदर टेलीफोबिया किसी न किसी टाइम पर होता है, और किस तरह पैदा होता है? अच्छा, इसकी बात करें ना तो ये डेवलप होता है, और कुछ लोगों में वैसे भी चीज़ होती है, स्पेशली इंट्रोवर्ट्स में, कि वो एंजाइटी की वजह से, या कुछ लोग कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, या कुछ लोगों को कम्युनिकेशन स्टाइल में इश्यूज़ होते हैं। स्पेशली जेनजी की बात करें, जिसमें ज़्यादातर टेक्सटिंग और सोशल मीडिया फॉर्म की बात करें, तो इन्हीं के थ्रू ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब रियल वर्ल्ड में कनेक्ट करना होता है, या टोन में, या फेस टू फेस, या कॉल के थ्रू जब कनेक्ट करना होता है, तो वो उसमें वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये अब की जनरेशन में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, टेक्सटिंग का दौर है, हर चीज़ जो है थ्रू लाइक वन मैसेज अवे, हर चीज़ मैसेजेस के थ्रू कन्वे हो रही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ज़्यादातर ओसीडी में एंजाइटी और जो इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटीज़ हैं, इन लोगों में ज़्यादा देखा है ये फोबिया। और डेफिनेटली ये फोबिया की भी इसमें भी ऐसे होता है कि हर एक की सिवियरिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोग इससे कोप कर लेते हैं, मतलब उनकी हार्ट बीट तेज़ होगी बट वो फ़ोन पे बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो बात कर रहे होंगे तो वो उनकी शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, या वीडियो कॉल अगर आप कर लें तो वो बिल्कुल अवॉइड करेंगे वीडियो को। ऐसे लोगों की सेल्फ इस्टीम भी लो होती है, ठीक है। ये भी एक चीज़ देखी गई कि जिन लोगों की सेल्फ इस्टीम लो है उनमें भी देखा गया है कि इस तरह के फोबिया ज़्यादा देखे गए हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कोई जज ना कर ले, कोई गलत बात ना कर दे, या सामने वाला जो हमें क्रिटिसाइज़ ना कर दे, तो वो स्केप जो कर रहे होते हैं ना, उनके अनहेल्दी पैटर्न्स जो हैं, कोपिंग मैकेनिज्म्स, वो अनहेल्दी। अच्छा भैया, हमने ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग फ़ोन की जो बेल होती है उससे भी वो घबरा जाते हैं, फ़ोन साइलेंट पे रखते हैं कुछ लोग, हाँ अगर रिंगिंग पे है तो जैसे बेल बजती है उनकी हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है। ये किसी ट्रॉमा की वजह से भी होता है कि आपको कभी कोई बुरी खबर जो है वो फ़ोन पे मिली हो और उसके बाद ये एक फोबिया आपके अंदर आ गया है कि अब फ़ोन की बेल बजेगी तो यकीनन कोई बुरी खबर हो सकती है। सो ये भी ट्रॉमा की वजह से डेवलप हो जाता है? बिल्कुल, इसको हम ट्रिगर कहते हैं। वो जो टोन है वो ट्रिगर बन जाती है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग कॉल के ऊपर स्पेसिफिक टोन पे वो अपनी टोन चेंज कर लेते हैं फ़ोन की, कि इस टोन के साथ जो एसोसिएशन है, तो ये ट्रॉमा होता है बेसिकली, कि आपने कोई बुरी खबर इस स्पेसिफिकली टोन में, कि स्पेशली लव्ड वंस के हवाले से सुनी, या कोई एक्सीडेंट की सुनी, राइट। और कुछ लोगों का फ़ोन बहुत बजता भी है। स्पेशली एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, बहुत कम लोगों को आइडिया होगा, स्पेशली जब आपके सोने का टाइम होता है ना, उस टाइम पर जो जितना आपका फ़ोन के साथ कनेक्शन होता है ना, लाइक टोन के थ्रू या कॉल्स के थ्रू जो लोग लेते हैं, उनकी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखी गई है, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली अपना ट्रॉमा बना रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, सो रहे हैं, थके हुए हैं, सुबह के बॉस की कॉल आ गई,
या किसी रिश्तेदार की कॉल आ गई, वो अटेंड इसलिए भी करते हैं कि उनको ये भी फियर होता है कि मैंने ना अटेंड की तो मैं कुछ मिस आउट ना कर दूँ या पता नहीं क्या हो जाएगा, एंजाइटी होती है। तो वो उठा तो लेते हैं, फोबिया होता है उनका, उठा तो लेते हैं, बट फिर पूरी रात नहीं सोते हैं। तो उसमें क्या है कि इस तरह की कंडीशंस जो होती है ना, स्पेशली रात के टाइम और सुबह के टाइम, ये कहते भी है ना कि वैसे भी फ़ोन की रेज हेल्दी नहीं है हमारे ब्रेन के लिए, बट वैसे भी जो है काफ़ी सारे फोबियाज और ट्रॉमास देखे गए हैं, एसोसिएट हुए स्पेशली रात के टाइम और सुबह के टाइम पे। अच्छा ऋषि, इंट्रोवर्ट के पर्सपेक्टिव से ओवरकम कैसे किया जा सकता है, यानी हम सोल्यूशन की बात करें अगर कि आपने निकलना है इस टेलीफोबिया से? इसमें देखिए कुछ स्टेप्स को मैं शेयर करूंगी। नंबर 1, आप कम्युनिकेशन जो है अपनी फेस टू फेस जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल है ज़्यादा करें, थ्रू कॉल ज़्यादा करें जिनके साथ आप कंफर्टेबल है। उससे क्या होगा, आपका एक फियर कम होने लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली हम उन्हीं लोगों को कॉल कर लेंगे जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो फियर और बढ़ जाएगा। तो पहली चीज़ कि आप कोशिश करें कि थ्रू कॉल्स जो हैं फ्रेंड्स को दिन में 1-2 कॉल्स कर दें, अपने पेरेंट्स को कर दें या किसी भी रिलेटिव को कर दें जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, फियर कम हो। नंबर 2, आप जो है इसको रोल मॉडलिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कॉल करने से पहले कि मैं ये बात करूँगा, 2-3 चीज़ें प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको बहुत हार्ट बीट तेज़ हो रही है, स्पेशली उन सिचुएशंस में जैसे इन लॉस की बात करते हैं, बॉस की बात करते हैं, कुछ लोग पार्टनर्स की बात करते हैं, या बच्चे हैं तो पेरेंट्स की बात करते हैं, तो आप एक रोल मॉडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, आप ये देखें कॉल पे आपको क्या चीज़ डैमेज कर रही है, क्या बाउंड्रीज़ के इश्यूज़ हैं आपको, कि सामने वाला आपको कुछ भी कह रहा है आप जस्ट उसको ले रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। बाउंड्रीज़ बनाएं, अपनी इन्फॉर्मेशन कॉल पे कम से कम दें जहाँ पे आपको लगता है आप ट्रिगर हो रहे हैं। कुछ लोग आते हैं ना स्ट्रेस में ना सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उनसे कोई एक सवाल पूछो फिर वो रिग्रेट करते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, मैंने कॉल पे ये क्यों कह दिया, बात क्यों कह दी। तो इस फियर से भी कुछ लोग कॉल को अवॉइड करते हैं, या मैंने बॉस को ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे दी, मुझे तो बेहतर है कि कम बात करें अगर आपको इस फोबिया से निकलना है। प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।